Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए NCERT की साइंस की आप लोगों की 7th क्लास चल रही है, जिसका हम लोग आज 6 चैप्टर करेंगे, जीवों में श्वसन। तो देखिए श्वसन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हम लोग देखेंगे कि मनुष्यों में जो श्वसन है वो किस तरीके से होता है, जंतुओं में किस तरीके से होता है, पौधों में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम इस क्लास में देखेंगे। जल्दी आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट करते हैं। और देखिए साथ ही मैंने आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी स्टार्ट करा दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्प करेंगे आप लोगों की एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, कोशिकीय श्वसन किसको कहा जाता है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में लाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और इसे ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो देखिए जो ये ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है, जो भोजन का विखंडन होता है उसमें हमारी सहायता करती है, और कोशिका में भोजन के विखंडन के जो प्रक्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, जो श्वसन है देखिए दो टाइप्स के यहाँ पर दिए गए हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय कौन सा होता है, तो देखिए वायवीय श्वसन किसको कहा जाता है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज का जो विखंडन हो रहा होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन का यूज़ करके हो रहा है, तो वहाँ पर वायवीय श्वसन है। या फिर हम कह सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन है, श्वसन की वह प्रक्रिया जो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, अवायवीय श्वसन उसको कहा जाता है। अब देखिए जब भोजन का विखंडन होता है तो भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, और इसकी देखिए यहाँ पर इक्वेशन भी है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है, इससे जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस जल होता है, प्लस ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं श्वसन। श्वसन किसको कहा जाता है, तो देखिए श्वसन या फिर सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को बाहर निकालना। श्वसन तंत्र नाक और मुंह से शुरू होता है और वायु मार्ग और फेफड़ों से होकर आगे बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर श्वसन के भी दो चरण होते हैं, कौन कौन से, तो देखिए पहला होता है अंतः श्वसन और दूसरा होता है उच्छ्वसन। ठीक है, दूसरा होता है उच्छ्वसन। अब देखिए यहाँ पर जो अंतः श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को शरीर के अंदर खींचा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं हम अंतः श्वसन। उच्छ्वसन किसको बोलते हैं, तो देखिए उच्छ्वसन होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को बाहर निकाला जाता है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है शरीर के बाहर, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, ये प्रक्रम होता है। तो उच्छ्वसन जो होता है वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को शरीर के बाहर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, देखिए इस तरीके की स्थिति यहाँ पर होती है। दो पॉइंट देखिए, अंतः श्वसन और दूसरा है यहाँ पर उच्छ्वसन। ठीक है, इस तरीके की क्रिया यहाँ पर होती है। देखिए वायु अंदर आती है इसमें तो, और यहाँ पर वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए श्वसन दर किसको कहते हैं, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। देखिए जो भी व्यक्ति जितनी बार 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वो क्या होती है, उसकी श्वसन दर कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम श्वसन कैसे लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारी बॉडी में जो क्रियाएं हैं वो किस तरीके से होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, सामान्यतः हम अपने नाखूनों, नासाद्वार जो हमारे होते हैं उनसे वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। ठीक है, अब नासा गुहा में क्या होता है, तो देखिए नासा गुहा जो हमारी होती है इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो वायु
अंदर लेने के समय वायु में उपस्थित धूल के कणों को अंदर जाने से रोक देते हैं। देखिए आपने देखा होगा जो नोज़ के अंदर हमारे क्या होते हैं, बाल होते हैं, वो किस चीज़ का, देखिए उनका भी एक यूज़ होता है। वो यूज़ किस चीज़ में होता है कि जो भी धूल के कण होते हैं उनको ये क्या करते हैं, हमारे अंदर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले हमारे नासा द्वार आते हैं यहाँ पर जो होते हैं, ठीक है, दो। इसके अंदर जाके क्या आता है, देखिए नासा गुहा आती है जिसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं जो हमारे अंदर धूल के कणों को जाने से रोकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। मनुष्य में गर्दन के नीचे छाती के भीतरी भाग को वक्ष गुहा कहते हैं। वक्ष गुहा में महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं जैसे हृदय, फेफड़े आदि। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है, श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। देखिए अगर हम लोग डायग्राम देखें यहाँ पर तो देखिए मानव श्वसन तंत्र किस तरीके से कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो डायफ्राम है, देखिए इस तरीके की आकृति होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए ये क्या करता है, ये जो हमारी पसलियाँ हैं, जो हमारे फेफड़े हैं किसमें, वक्ष गुहा में जो स्थित हैं, इनको आधार प्रदान करता है, ठीक है। और देखिए ये कार्य किस तरीके से करती हैं, तो देखिए ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब वायु अंदर आती है तो देखिए डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब वायु बाहर की ओर धकेली जाती है तो डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है, मतलब जैसा वो अपनी स्थिति में होता है उसी स्थिति में वापस आ जाता है। तो देखिए जब वायु हम अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, और जब वायु को हम बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम पूर्व स्थिति में अपनी आ जाता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। देखिए जंतुओं में श्वसन किस तरीके से होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कॉकरोच। कॉकरोच एवं अन्य कीटों के शरीर के पार्श्व भाग अर्थात इनके शरीर के दाएं एवं बाएं दोनों तरफ छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्र या फिर छिद्रों को श्वास रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीटों में वायु नलियों का जाल बिछा होता है जिसे श्वास प्रणाली या फिर वातक कहा जाता है। श्वास प्रणाली में ही गैसों का विनिमय आदान प्रदान होता है। श्वास रंध्र एवं श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाया जाता है। तो देखिए ये जो अवस्था है ये किसमें, ये सिर्फ कीटों में ही पाई जाती है, अन्य प्राणियों में ऐसी कोई अवस्था नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करते हैं केंचुए की। देखिए केंचुआ जो होता है, केंचुआ एवं जोंक अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। इनकी त्वचा नम एवं श्लेष्मीय चिपचिपी होती है जिसके कारण इससे गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेंढक में फेफड़े पाए जाते हैं परंतु वह अपनी नम एवं श्लेष्मीय त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। तो देखिए मेंढक अपने फेफड़ों से भी कर सकते हैं और जो इनकी त्वचा होती है, नम जो त्वचा होती है, इससे भी ये श्वसन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जो जलीय जंतु होते हैं जैसे कि मछली। देखिए जलीय जीवों में श्वसन के अंग अन्य जीवों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, देखिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जलीय जीव जल में ही रहते हैं इसलिए वे जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। जल में श्वसन करने के लिए जलीय जीवों में गिल्स या फिर क्लोम, देखिए गलफड़ा पाया जाता है, ठीक है। तो गिल या क्लोम किस में पाया जाता है, जो जलीय जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन किस तरीके से होता है। पेड़ पौधे भी अन्य जीवों के समान ही सजीवों की श्रेणी में आते हैं। पेड़ पौधों में भी अन्य जीवों के समान श्वसन क्रिया होती है। ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा पादपों में भी देखिए अन्य जीवों की भांति कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। पादप की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर पौधों की मूल जड़ें भी श्वसन करती हैं। देखिए जो पौधे की जड़ें होती हैं वो भी क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब इस चैप्टर में जो समरी दी गई थी चैप्टर के एंड में वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो वो यहाँ पर कवर हो जाता है। और देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन के आ सकता है क्योंकि समरी लास्ट में पूरे चैप्टर की दी गई होती है। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग
ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है और इस प्रक्रम में देखिए ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, अगर ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो क्या होता है, वायवीय। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। देखिए अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जो ग्लूकोज है उसका विखंडन हो सकता है। ठीक है, भोजन का विखंडन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर, श्वास लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन या फिर निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्च श्वसन के समय ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। इसके अलावा देखिए केंचुओं में गैसों का जो विनिमय है उनकी आंद्र त्वचा के माध्यम से होता है, मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स थे, ठीक है, समरी भी मैंने आप लोगों को चैप्टर की करा दी है जो चैप्टर के एंड में दी गई होती है। ठीक है, तो जितने भी देखें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। इसके अलावा देखिए आप लोगों की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लास है वो भी आप लोगों की स्टार्ट हो गई, तो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और साथ साथ देखिए आप लोगों के नोट्स भी रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स भी पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेशन को भी लगाते रहिए। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।